हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है? अगर मेरा वॉइस आ रहा है तो यस करके चैट मैसेज में मैसेज कीजिए। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तब से, लेकिन जिसने एमसीक्यू किए हैं जहाँ से हमारा बाकी है वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं आज का, अल्फा हेलिक्स। ओके, 1 मिनट। चलो, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशंस में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो प्रोटीन का जो होता है वो 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो चलो देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक फिगर दे दी है आपको, ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर की है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे एमिनो एसिड जो है वो ऐसे लिनियरली अरेंज होते हैं, और एमिनो एसिड किस बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। तो ऐसे एमिनो एसिड जो है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पे आप एक बात देख सकते हो कि जो भी एमिनो एसिड है ऐसे एक लिनियरली अरेंज हुए हैं, एक ही लाइन में अरेंज हुए हैं। किस बॉन्ड के थ्रू अरेंज होंगे, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और ऐसे लिनियर चेन बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। और क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे जो एमिनो एसिड ऐसे एक लाइन में लगे होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसमें जब ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप है वो फ्री है, तो यहाँ पे एमिनो ग्रुप फ्री है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल। और ऐसे जब एमिनो एसिड एक लाइन में लगे होते हैं तो उसमें जो लास्ट है, तो लास्ट एमसीक्यू में कौन सा ग्रुप वो फ्री होगा, तो उसमें होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री है, जिसको हम कौन सा एंड बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे सी टर्मिनल। यहाँ पे देखो, तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एन टर्मिनल किसको बोलते हैं, सी टर्मिनल किसको बोलते हैं। और ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होकर एक लिनियर फॉर्म बनाते हैं प्रोटीन का। ओके, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। जब हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 टाइप का, वो हम बात कर लेते हैं। एक को बोलेंगे हम अल्फा हेलिक्स, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट। एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या करेगी, वो ऐसे राइट हैंडेड हेलिक्स बनाएगी, राइट हैंडेड हेलिक्स बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स। वो किस स्ट्रक्चर का फॉर्म है, तो वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, प्रोटीन का। दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट। उसमें क्या होगा, ऐसे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ऐसे अरेंज होगी, एक होगा यहाँ एन टर्मिनल, दूसरा पेप्टाइड का क्या होगा, सी टर्मिनल। यहाँ पे क्या है, इसका सी, इसका एन। और ऐसा अरेंजमेंट जिस प्रोटीन में है तो उसको हम बीटा प्लेटेड शीट तो बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, एंटी पैरेलल है, एक एन है दूसरा सी है। अगर ऐसा है स्टूडेंट, ऐसा यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल। कौन सा, बीटा प्लेटेड शीट पैरेलल। तो हमारे एमसीक्यू में क्या पूछा गया है कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट किस प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जाम्पल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन, उनका एग्जाम्पल है।
क्या, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट। ओके, थोड़ी बात हम टर्सरी स्ट्रक्चर की भी कर लेते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर है, उनका मेन फंक्शंस किस में है, यहाँ से एमसीक्यू आता है। उनका मेन फंक्शन है बायोलॉजिकल रिएक्शन में। ये नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। टर्सरी जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का 3D फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या होता है कि ऐसे लंबी, जैसे आपने देखा होगा ना वो हॉलो वुलन बॉल में कैसा है, लंबा थ्रेड है जिसको हमने ऐसे अरेंज करके इतना छोटा बना देते हैं हम। उसी तरह यहाँ पे भी प्रोटीन की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन वो ऐसे अरेंज हो जाएगी ऐसे, और एक छोटा बल जैसा स्ट्रक्चर बना के उनका फॉर्म बना देगी। वो है उनका कैसा, टर्सरी स्ट्रक्चर। वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इनकी इम्पोर्टेंट क्या है, तो ऐसा जब स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा एक्टिव साइट बनती है। एक्टिव साइट किसकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे एंजाइम, जब हम कोई भी रिएक्शंस करवाते हो तो क्या होता है, उसमें सबस्ट्रेट होता है, वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को लगना होता है, अटैच होना होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये एक्टिव साइट है किसकी, एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लगेगा और बायोलॉजिकल रिएक्शंस होगा। इसलिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस में टर्सरी स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मोर देन 1 होती है, उसी टाइम उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो वो ऐसे एक दूसरे से साथ ऐसे अरेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन में क्या है, उसमें 4 चेन है, 2 अल्फा है, 2 बीटा है। तो ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन में, तो उसका अरेंजमेंट कैसे होता होगा, तो उसकी हम बात कर लें। तो उसमें ऐसे एक चेन लग जाएगी, दूसरी चेन ऐसे लग जाएगी, तीसरी ऐसे और चौथी, और फिर चारों ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और ऐसे बन जाएगा प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपको सिर्फ यही एग्जाम्पल है ह्यूमन हीमोग्लोबिन, वो क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखना है क्योंकि वो भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा पहला एमसीक्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है? फर्स्ट एमसीक्यू, गिव मी थम्स अप। क्लियर हो गया फर्स्ट एमसीक्यू? गिव मी थम्स अप प्लीज, रेज योर हैंड। मेरी वॉइस आ रही है आपको? अगर आ रही है तो रेज योर हैंड। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस। क्या है, सेकंड पोलर बॉडी एग न्यूक्लियस में से कब बाहर आती है, वो एमसीक्यू में पूछा गया है। तो फटाफट से हम ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ओजेनेसिस की प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाती है? ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टूडेंट्स, इन फीमेल, जब ये जो बच्ची है वो मदर के यूटेरस में ग्रो हो रही है, मतलब कि उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ड्यूरिंग ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओगोनिया होते हैं, उनका मिटोटिक डिविजन्स होता है और बहुत सारे ओगोनिया बनते हैं, और फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो उनका मतलब ग्रोथ होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी ओसाइट में। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो पहले एंट्री करेगा, किस में एंट्री करेगा, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। किसके लिए एंट्री कर रहा है, मियोसिस के लिए। लेकिन उनका मियोसिस नहीं होता है, वो वहां पे ही अरेस्ट हो जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी ओसाइट थे उनके अराउंड ऐसे प्राइमरी ओसाइट थे तो उनके अराउंड ऐसे ग्रेन्युलर लेयर बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल।
जब बच्ची का बर्थ होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसे बहुत सारी मिलियन टू लाख टू मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बनती है और यहाँ ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। जब प्यूबर्टी आती है तब ये प्यूबर्टी आते तक स्टूडेंट ये भी बात ध्यान रखना कि ये प्राइमरी फॉलिकल जब बर्थ होता है तब बहुत सारी होती है, मैंने बोला ना कि लाखों टू मिलियन होती है, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो डिग्रेड हो जाती है 80,000 अराउंड जितनी हो जाती है। जब प्यूबर्टी आई तो क्या हुआ, ये प्राइमरी फॉलिकल थे उसने उनके अराउंड दूसरा लेयर बना लिया और ये कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी टर्सरी फॉलिकल में। जब वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी तब क्या होगा कि उनका जो मियोसिस 1 स्टॉप हो गया है, किसका, प्राइमरी ओसाइट, उनका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो ये प्राइमरी ओसाइट है, उनका मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो क्या बनेगा, इससे बनेगा सेकेंडरी ओसाइट और दूसरा क्या बनेगा, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ये जो पोलर बॉडी है वो डिग्रेड हो जाएगी, तो क्या जाएगा सेकेंडरी ओसाइट, किसमें है वो, टर्सरी फॉलिकल में। फिर ये टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होगी, ऐसे मैच्योर हो जाएगी टर्सरी फॉलिकल, उनमें ऐसी जगह पे ये एंट्रम होगा और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है। तो ये सेकेंडरी ओसाइट अपने अराउंड एक लेयर बना देगा जिसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, जब 14 डे आएगा, एलएच सर्ज होगा, एलएच का सिक्रेशंस बढ़ जाएगा, तो ये टर्सरी फॉलिकल ये किस में कन्वर्ट हो गई है, इसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट है। जब 14 डे में एलएच सर्ज होगा, मतलब कि एलएच का सिक्रेशंस बढ़ जाएगा, तब ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक डाउन हो जाएगी और कौन बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। उस टाइम अगर इंटरकोर्स होता है तो क्या आएगा, स्पर्म उनके पास आएगा ऐसे, ये सेकेंडरी ओसाइट है, इसके पास ऐसे आया स्पर्म। स्पर्म आएगा तो उसकी फर्स्ट एंट्री कहाँ होगी, जोना पेल्यूसिडा में। जैसे ही उनकी जोना पेल्यूसिडा में, यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा में एंट्री हुई तो यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ओव्यूम और ये बनेगा सेकंड पोलर बॉडी। तो हमारा एमसीक्यू में जो हमें पूछा गया है उनका आंसर हमें मिल चुका है कि सेकंड पोलर बॉडी एग न्यूक्लियस में से कब बाहर आएगी, तो जब स्पर्म की एंट्री होगी। स्पर्म की एंट्री हुई है लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन खत्म नहीं हुई है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बाहर आती है कब, स्पर्म की एंट्री होती है लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शंस, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं आएगा ये, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी। ओके, क्लियर है एमसीक्यू स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मैच। ओके, यहाँ पे गुजराती है लेकिन हमको ये पार्ट है तो समझ लेंगे हम। ये जो है स्कल का बॉन है, उनका फिगर है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि ए क्या है, बी कौन सा बॉन है, सी कौन सा बॉन है, डी कौन सा बॉन है। तो चलो देखते हैं। तो ए जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला वो कौन सा बॉन है, तो वो है फ्रंटल बॉन। ये बी जो है वो बी कौन सा वाला है, तो वो है पैरिटियल बॉन। सी कौन सा है, तो सी जो है वो बोलेंगे इसको हम टेम्पोरल बॉन।
और लास्ट जो डी है, लास्ट जो डी है, डी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ऑसिपिटल बॉन्ड। तो चलो हम मैच कर लेते हैं, ए किससे मैच हो रहा है, तो ए 1 से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। बी किससे मैच हो रहा है, 4 से, पैरेटियल बॉन्ड, तो बी के पास हम लिख देते हैं 4। सी किससे मैच हो रहा है, 2 से, तो यहाँ पे लिख दो 2। और लास्ट डी किससे मैच हो रहा है, 3rd। तो चलो अब हम जाते हैं ऑप्शंस में। तो पहले आपको देखना है कि किस ऑप्शंस में ए के साथ 1 है। तो देखो ए के साथ 1 किस में है, एक तो ए में है और दूसरा है डी में। तो चलो बी में जाते हैं, बी के साथ 4 किस में है, तो दोनों में ही है, बी के साथ 4। तो आगे बढ़ते हैं, सी के साथ 2 किस में है, तो डी में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, क्लियर, इजी लेवल का है एमसीक्यू, क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट। ओके, फ्लैम सेल्स ऑफ टेनिया हेल्प इन, ओके यहाँ से 1 स्टार्ट होगा ऑप्शंस। फ्लैम सेल्स ऑफ टेनिया किस फंक्शंस में हेल्प करेगा, तो वो किस में हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशंस में, और दूसरा हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में। डाइजेशंस, रिप्रोडक्शंस, बायोल्यूमिनेंस में हेल्प नहीं करेगा। तो ये हमारे पास 1 और 4 वो टीनिया में जो फ्लैम सेल्स है उनका फंक्शंस है। तो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, ओनली 2, तो ये तो नहीं आएगा। देखो बी में 1 और 4 करेक्ट, 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो टीनिया में फ्लैम सेल्स है वो किस फंक्शंस में हेल्प करेगा, तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये किस में आ जाएगा, बायोल्यूमिनेंस, तो वो आ जाएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम का ये कैरेक्टरिस्टिक है, और डाइजेशन रिप्रोडक्शन नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है बी, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशंस, क्लियर। ओके चलो आगे बढ़िए छे। ओके હવે આપણો एमसीक्यू જે છે आ रहा है वो भी 11th का ही है। Which of the following statement are correct regarding electrical synapse? साइनेप्स की बात कर रहे हैं, साइनेप्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम एक थियोरी को समझ लेते हैं। उस थियोरी को समझने के बाद ये एमसीक्यू हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो देखते हैं, साइनेप्स की बात करें तो साइनेप्स जो होते हैं हमारे बॉडी में 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलेंगे केमिकल साइनेप्स और दूसरे को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। चलो अब देखते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलो, केमिकल साइनेप्स कैसे अरेंज होते हैं, तो ऐसे एक नर्व सेल है, ओके देख लेते हैं क्या है, ऐसा 1 नर्व सेल से, ये जो है उनका एंड है 1 नर्व सेल्स का, यहां से ऐसे दूसरा नर्व सेल लगा है, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसे हमारे नर्व सेल्स जो है वो नर्व सिस्टम में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे ए जो है ये एक 1 नर्व सेल्स का एंड है और ये दूसरा नर्व सेल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रे साइनेप्टिक टर्मिनल। किसको, ये एक नर्व सेल से उसका एंड है जिसको हम बोलेंगे प्रे साइनेप्टिक टर्मिनल, और इसको हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। चलो समझते हैं, यहाँ पे भी ये है प्रे और ये है पोस्ट। चलो उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो पहले समझ लेते हैं।
आप यहाँ देख सकते हो तो उनके बीच यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, और ये गैप को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक गैप। तो इलेक्ट्रिक में ये गैप जो है वो लेस होगी, कम होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो नर्व सेल है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज होते हैं, इसलिए उनके बीच जो साइनेप्टिक गैप होगी वो बहुत ही लेस होगी। यहाँ पे क्या है, उनके बीच साइनेप्टिक गैप जो है वो ज्यादा है। ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो इम्पल्स आ रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ऐसे ही इसमें यहाँ से सीधा एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में चला जाएगा। किस तरह चला जाएगा? तो ये जो नर्व सेल्स है इसको हम क्या बोलेंगे, बीच वाले पोर्शन को, उसको हम बोलेंगे एक्सॉन्स। तो जब यहाँ इम्पल्स आता है तो ऐसे फटाफट से निकल जाता है एक सिंगल नर्व सेल्स में। उसी तरफ यहाँ क्या होता है कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में इम्पल्स ऐसे फटाफट से पास हो जाता है, बराबर। वो पहला डिफरेंस। इसमें क्या होगा, इसमें इम्पल्स कैसे पास होगा? तो यहाँ पे ऐसे इम्पल्स आया तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक वेसिकल, और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब जैसे ही इम्पल्स आया किसके पास आया, साइनेप्टिक वेसिकल से पास, तो वो फट जाएगी और यहाँ जो गैप है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगी। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके यहाँ पे रिसिप्टर लगे हैं, उस रिसिप्टर से कंबाइन हो गए, फिर इम्पल्स जो सेकंड नर्व सेल से उसमें पास होगा। तो इसमें जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, उसमें टाइम कम लगेगा। वो भी उनके बीच में डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस की हम बात करें तो ऐसे दोनों ही साइनेप्स हमारी बॉडी में प्रेजेंस है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो हमारी बॉडी में कम है। किसके कंपैरिजन? केमिकल। मोस्ट ऑफ साइनेप्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंस है वो केमिकल है। तो ये थियरी हो गई। चलो अब पढ़ते हैं क्या है। प्रे एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमली एट द इलेक्ट्रिकल साइनेप। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो वेरी क्लोजली अरेंज है, किसमें? इलेक्ट्रिकल साइनेप में। तो फर्स्ट है वो हो जाएगा राइट। चलो सेकंड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जैसे इलेक्ट्रिकल करंट के जैसे पास होता है, तो वो भी करेक्ट है। Transmission of impulse across the electrical synapse is very similar impulse conduction along the single axons। मैंने आपको बोला जैसे एक सिंगल एक्सन्स में इम्पल्स पास होता है, इसी तरह एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में इम्पल्स पास होगा। किसमें? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। देखते हैं। Impulse transmission is always faster in electrical synapse than across the chemical। केमिकल साइनेप्स की कंपैरिजंस में बात करें तो यहाँ पे इम्पल्स फटाफट से पास हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो ये भी सही है, सी भी सही है, डी भी। लास्ट, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। मैंने बोल दिया दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन ये बहुत ही कम है। ज्यादा कौन सा वाला प्रेजेंट है? केमिकल साइनेप्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है कि हमारे ए बी सी डी ई चारों की चारों स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए ट्रू है, करेक्ट है। देखो तो हमारा ऑप्शन सीधा हमको मिल जा रहा, क्या आ जाएगा? डी। क्लियर? 11th में आ गई थियरी है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द टेस्ट ट्यूब बेबी करेक्टली। अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो पहले वो एमसीक्यू को समझ लो, फिर उनका सॉल्यूशंस करो, तो बहुत इजीली एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला है कि टेस्ट ट्यूब बेबी को करेक्टली कौन, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास 4, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो टेस्ट ट्यूब बेबी को करेक्टली डिफाइन करता है। तो पहले स्टूडेंट्स हम देख देते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है। चलो देखते हैं।
उसमें क्या होता है कि ऐसे 1 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, सेकंड टेस्ट ट्यूब ले ली। एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो हम कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में भी कहाँ पे, किस कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशंस में। कंट्रोल कंडीशंस मतलब जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं कि ऐसे कोई प्लेस है जिसको हम बर्नर ऑन करके ऐसे बर्नर को घुमा देते हैं, ऐसे क्या होता है कि वो प्लेस स्टराइल हो जाएगी, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस हम पहले बना लेते हैं। फिर हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम उसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस मीडिया फिल कर देंगे। वो हो जाने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक हेल्थी डोनर है, और हेल्थी डोनर है या हस्बैंड। दूसरा हमारे पास है हेल्थी वुमन है, और क्या है, वाइफ है। तो हम वाइफ के पास क्या लेंगे, ओव्यूम। वाइफ के पास से हम क्या कलेक्ट करेंगे, ओव्यूम। ऐसा ओव्यूम कलेक्ट कर लिया। और हस्बैंड या डोनर के पास से हम क्या करेंगे, ऐसे स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे, स्पर्म। ऐसे टेस्ट ट्यूब में हमने आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस मीडिया डाल के कलेक्ट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, अंडर द कंट्रोल कंडीशंस एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस मीडिया फिल कर देंगे। ओव्यूम को ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ऐसे स्पर्म को ले लेंगे, और यहाँ हम क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशंस। बॉडी के बाहर हम फर्टिलाइजेशंस करवा रहे हैं, और क्या बनेगा, बनेगा हमारा जाइगोट जो डिप्लॉयड होगा। फिर इस जाइगोट को हमने कहाँ पे बनाया, लेबोरेटरी में, अंडर द कंट्रोल कंडीशंस। फिर ये जाइगोट को हम या ZIFT या IUT, ये दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज करके हम फीमेल के यूटेरस में उनकी एंट्री करवा देंगे, किसकी, जाइगोट की। इसको हम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है, ओवा एंड स्पर्म आर कलेक्टेड। यस, कलेक्ट तो कर रहे हैं। मिक्स इन टेस्ट ट्यूब, वो भी राइट है। जाइगोट बना रहे हैं, वो भी राइट है। तो ये राइट है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात पहले बोली, कंट्रोल कंडीशंस में हम ये प्रोसेस करवाएंगे, ऐसे नहीं कोई भी जगह पे ये प्रोसेस करवा दे। तो यहाँ पे सभी राइट है, सब कुछ राइट है फर्स्ट स्टेटमेंट में, लेकिन कंट्रोल कंडीशंस लिखा नहीं है, तो ये फर्स्ट नहीं आएगा। ओके, चलो सेकंड, ओवा एंड स्पर्म आर सेंट्रीफ्यूगेज इन टेस्ट ट्यूब टू फॉर्म जाइगोट। सेंट्रीफ्यूगेशंस में क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें रखते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा RPM में ऐसे मूव कराएंगे, स्पीड में। तो ऐसा हम यहाँ पे नहीं करते, तो ये गलत है, कोई सेंट्रीफ्यूगेशंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओवा एंड स्पर्म आर इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर कंट्रोल कंडीशन। अंडर कंट्रोल कंडीशंस में हम जाइगोट फॉर्म करवा रहे हैं, तो ये राइट है। डी को भी देख लेते हैं, डी क्यों नहीं आता है, embryogenesis is allowed to continue in test tube under the control conditions। कंट्रोल कंडीशंस में हम ऐसे यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस कंटिन्यूस करवा रहे हैं, वो गलत है। हमने एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं करवाया, हमने ओनली क्या फॉर्म किया है, जाइगोट फॉर्म किया है, तो इसलिए ये गलत है, एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। क्लियर, रेज योर हैंड। ओके, चलो सर नेक्स्ट, withdrawal of the which of the following hormone is immediate cause of menstruations। कौन सा हार्मोन है जिसका विड्रॉल होने से तुरंत ही मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो हम देखते हैं, इसके लिए हमको थोड़ी डिटेल ले लेते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, जब यहाँ से 7 डे से स्टार्ट करते 13 डे तक,
यहाँ पे जो फेज है जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे एक मिनट, ओके, यहाँ से 13 डे तक का जो पीरियड है जिसको हम बोलेंगे फॉलिकल फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बीच में क्या होता है इस फेज में, तो ऐसे फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। जब फॉलिकल डेवलपमेंट होता है तो ये फॉलिकल क्या करेगी, एक हार्मोन को सीक्रेट करेगी जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। किस हार्मोन को जब फॉलिकल डेवलप हो रही है, किस में फॉलिकल डेवलप हो रही है, ओवरी में, वो किस हार्मोन को सीक्रेट करेगी, ईस्ट्रोजन को। ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, तो देखो यहाँ पे ऐसा यूटेरस है, जब ये फेज चला होगा मेंस्ट्रुएशन पे, तब यहाँ से एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होके यहाँ पे ब्लीडिंग हुई होगी और वो निकल गया होगा, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम नहीं है। जब ये ईस्ट्रोजन सीक्रेट होगा तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे एंडोमेट्रियम बना देगा, एंडोमेट्रियम। ऐसे एंडोमेट्रियम किसने बना दिया है, ईस्ट्रोजन ने। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ईस्ट्रोजन देखते हैं। अगर यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये फॉलिकल मैच्योर हो गई है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। जब 14 डे आएगा तो यहाँ पे LH सर्च होगा, तो ये क्या होगी, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकडाउन हो जाएगी और उसमें ओवल्यूशन होगा। यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट बाहर आएगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ गया। ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है किसका, मैच्योर फॉलिकल का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये कॉर्पस लुटियम क्या करेगी, वो एक हार्मोन का सिक्रेशंस करेगी। क्या करेगी कॉर्पस लुटियम, एक हार्मोन का सिक्रेशंस करेगी जिसको हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शंस है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के पास आएगा और ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। देखो ईस्ट्रोजन ने बनाया है, उनको मेंटेन कौन कर रहा है, उनको मेंटेन कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। उनका सिक्रेशंस कहाँ से हो रहा है, कॉर्पस लुटियम। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस लुटियम ऐसे बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशंस करती रहेगी। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब कि जाइगोट नहीं बना है, तो उनका इम्प्लांटेशन भी नहीं होना है, तो ये कॉर्पस लुटियम जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, कॉर्पस लुटियम डिग्रेड हो जाएगी। वो डिग्रेड हो जाएगी तो अब क्या होगा, वो कौन से हार्मोन को सिक्रेट कर रही थी, प्रोजेस्टेरॉन, तो उनका सिक्रेशंस भी अब नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशंस नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था, तो प्रोजेस्टेरॉन अब यहाँ पे नहीं आएगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उनके साथ कनेक्टेड जो ब्लड वेसल्स है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होगा और वो वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया है कि कौन से हार्मोन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, तो वो होगा प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, क्लियर था एमसीक्यू, ओके। चलो नेक्स्ट, which of the following functional characteristic of muscles is correctly matched with its appropriate descriptive term। यहाँ पे 4 टर्म हमको दी गई है, कौन सी है, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये 4 टर्म है, वो कौन सी टर्म है जो मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक को करेक्टली मतलब डिफाइन करती है। तो देखते हैं,
पहली क्या होती है, इलास्टिसिटी। क्या है स्टूडेंट, ऐसे हमने मतलब हमारे हैंड को स्ट्रेच किया, ऐसे उनको घुमाया, फिर वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। ओके, तो इस मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो देखो, एबिलिटी ऑफ मसल फाइबर टू रिकॉल एंड रिज्यूम इट रेस्टिंग लैंड आफ्टर बीइंग द स्ट्रेच, जिसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। तो ये करेक्ट है। सेकंड, अगर आप वॉक कर रहे हैं, अचानक से आपका पैर पड़ गया, कहाँ पे, आइस पे पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, अपने पैर को वहाँ से हटा लेंगे। क्यों हटा लिया, क्योंकि आपके पास कोई चेंजेस आया तो आपने उनके मतलब उनके सामने आपने उनका रिस्पॉन्स दिया। तो हमारे जो मसल्स के उनके भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस होता है तो हम उनके सामने क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एनी चेंजेस इन एनवायरमेंट। वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी होता है, तो ये भी करेक्ट है। एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू बी स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच करने के भी एबिलिटी हमारे जो मसल्स फाइबर है वो रखते हैं, तो ये भी उनका टर्म है, वो भी करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक राइट मतलब करेक्ट टर्म है कि एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सली व्हेन एडिक्वेट स्टिमुलेट। तो यहाँ पे ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक दिया है किसका, मसल्स का, वो 4 ही 4 करेक्ट है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शंस 1 and 2, 2 and 4 नो, 1 2 3 नो, लेकिन 4 मतलब 4 ही 4, 1 2 3 चारों की चारों ही है जो मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक को करेक्टली डिफाइन करती है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएट सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म। एमसीक्यू को ही बराबर समझ लेना है। क्या है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके पास साइटोप्लाज्म है बट नो न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है स्टूडेंट। साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हम देखते हैं। वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, सीव ट्यूब है और ट्रेचिट्स है। तो यहाँ पे एक बात देख लो, ये जो तीनों की तीनों है वो किसके कंस्टिट्यूट है, तो वो है जाइलम के, जाइलम टिश्यू के हैं। और ये जो सीव ट्यूब है वो किसका है, तो वो है फ्लोएम का। तो जो फ्लोएम है, प्लांट में जो फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू, वो 4 पार्ट का बना होता है। किस किस का, तो उसमें एक जो होता है वो होता है सीव ट्यूब, दूसरा उसमें क्या होता है कि उसमें होता है कंपेनियन सेल, थर्ड होता है उसमें पेरेन्काइमा, और 4 क्या होता है, फ्लोएम फाइबर। ये 4 पार्ट का बना होता है, ऐसे फ्लोएम फाइबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ये जो सीव ट्यूब है, तो ये आप देख सकते हो कि सीव ट्यूब कहाँ पे अरेंज हुई है, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, उनके अराउंड कौन है, कंपेनियन सेल। ये पिंक वाले जो आप दिख रहे हैं वो कंपेनियन सेल है, ये उनके बीच है सीव ट्यूब। तो ये सीव ट्यूब है, उनके लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जिसके पास क्या होता है, सीव ट्यूब के पास साइटोप्लाज्म तो है लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, न्यूक्लियस उनके पास नहीं है तो उनका फंक्शंस कौन कैसे रेगुलेट हुआ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सीव ट्यूब है वो किसके साथ क्लोजली अरेंज हुई है, कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है। तो जो सीव ट्यूब उनका फंक्शंस करेगी, उनका रेगुलेशंस कौन करेगा, एक कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करेगा। तो हमारे पास जो एमसीक्यू में जो पूछा गया है कि साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, वो किस में नहीं है, सीव ट्यूब में नहीं है ये। और सीव ट्यूब किसका पार्ट है, तो वो फ्लोएम का पार्ट है। क्लियर? प्लांट टिश्यू
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक टाइप है फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शंस क्या होता है स्टूडेंट पता है? वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, बराबर ना, लीफ से लेके प्लांट के अदर पार्ट में ले जाती है फ्लोएम। मैच फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसको हमको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। देखते हैं कैसे। प्लेसेंटा, ए में क्या है? प्लेसेंटा। तो देखते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। तो जब अगर कोई स्त्री मतलब कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो उसके यूटेरस में उनका फीटस है, तो वो फीटस किस मतलब कैसे अटैच होगा वो फीमेल के साथ, ऐसे ये बच्चा है तो यहाँ पे ऐसे प्लेसेंटा बनेगा। वो प्लेसेंटा क्या करेगा, ये जो बच्चा है उनको मदर से साथ कनेक्ट करेगा। मगर मतलब कि अगर ये बच्चा को ऑक्सीजन चाहिए तो वो कौन लाके देगा? प्लेसेंटा। किसके पास लेगा? मदर के पास लेगा, बच्चे को देगा। अगर बच्चा ने क्या किया, अदर मतलब उससे एक्सक्रीशन सब्सटेंस निकाले तो वो कहाँ से निकालेगा? बच्चे के पास से लेगा, मदर को देगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये प्लेसेंटा मदर और बच्चे को कनेक्ट रखता है। प्लेसेंटा ये तो काम फंक्शंस करता है। दूसरा क्या है? तो वो दूसरा है हार्मोनल ग्लैंड, उनका भी फंक्शंस करता है और वो बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है? HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो देखते हैं कि हमारे कॉलम में जो प्लेसेंटा दिया गया है वो कॉलम 2 से किसके साथ मैच हो रहा है। तो ये जो HCG है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। तो प्लेसेंटा इसके साथ मैच होगा, किसके साथ? क्यू के साथ। चलो देखते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा कहाँ पे बनता है स्टूडेंट? अभी ही हमने ओजिनेसिस पढ़ा, तो ओजिनेसिस में हमने क्या देखा कि जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके अराउंड जोना पेलुसिडा बनता है। किसमें? सेकेंडरी ओसाइट, उसमें ऐसे जोना पेलुसिडा बनता है। और ये जो जोना पेलुसिडा है वो असेल्युलर लेयर है, सेल्युलर लेयर है। तो देखते हैं वो किससे मैच हो रहा है। तो जोना पेलुसिडा हमारा आर के साथ मैच हो रहा है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जब हमने एक्सेसरी ग्लैंड के बारे वाला एमसीक्यू देखा था तब मैंने आपको बोला था कि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी सिक्रेशंस करती है। वो उनका जो सिक्रेशन है वो किस में हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है कि जब इंटरकोर्स होगा उस टाइम पे जो पेनिस है उनको लुब्रिकेशंस करता है। तो देखते हैं बल्बोयूरेथ्रल क्या करेगा? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो यहाँ पे आ जाएगा S। चलो आगे, लेडिंग सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? लेडिंग सेल टेस्टिस। टेस्टिस में क्या है? टेस्टिस लोब्यूल, ऐसे टेस्टिस है उसमें ऐसे टेस्टिस लोब्यूल है, उसमें ऐसे सेमिनिफ्यूरस ट्यूब है और उनके बीच यहाँ पे बीच बीच में प्रेजेंट हो गए क्या? लेडिंग सेल। और ये लेडिंग सेल क्या करेगा? तो वो एंड्रोजन का सिक्रेशंस करेगा। और एंड्रोजन क्या फंक्शंस करेगा? वो टेस्टोस्टेरोन को मतलब टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसिस करवाएगा। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वो सिक्रेशंस करवाएगा। तो देखते हैं लेडिंग सेल किसके साथ मैच हुआ है? पी के साथ। चलो देखते हैं ऑप्शन। तो पहले आपको कैसे ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है कि देख लो ए के साथ क्यू किस में है। तो सभी एमसीक्यू में अगर देखें तो सी में ही ऐसा है कि ए के साथ क्यू है, तो उसका दूसरा भी चेक कर लो। बी के साथ आर है, सी के साथ एस है, डी के साथ पी है, तो है ना।
तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट MCQ. Given below are two statements. One is labeled as a exaggeration and other labeled as a reason. पहला क्या बोल रहा है? इन यूग्लेनॉइड प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेडिकल टेक प्लेस ऑफ सेल वॉल. जो यूग्लिनॉइड्स होता है उसमें क्या होता है कि सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन का लेयर बनता है जिसको हम बोलेंगे पेडिकल. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये राइट है. सेकंड क्या बोल रहे हैं? रीजन क्या है? पेडिकल मेक द सेल वॉल रिजिड. ये गलत है, वो रिजिड नहीं बनाती सेल वॉल को, फ्लेक्सिबल बनाएगी. तो यहाँ पे ए जो है वो राइट है लेकिन आर है वो गलत है. तो देखते हैं ऑप्शन. Both A and R correct and R is the correct explanation of A. नहीं, गलत है. A and R correct but R is not correct explanation A. गलत है. देखो यहाँ पे A is correct but R is not correct, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. A करेक्ट है. प्रोटीन लेयर जो बनती है यूग्लेनॉइड में जिसको हम बोलेंगे पेडिकल, लेकिन ये पेडिकल है वो सेल वॉल को फ्लेक्सिबल बनाएगी, रिजिड नहीं बनाएगी. तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी. करेक्ट? करेक्ट स्टूडेंट्स? ओके, चलो लास्ट MCQ. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है. देखते हैं. चलो, यहाँ पे फंजाई दी गई है, यहाँ के फंजाई किंगडम के क्लासिफिकेशंस दिया गया है. तो देखते हैं राइजोपस किसके साथ मैच होती है? तो मैच हो जाती है वो फाइकोमाइसेटिस क्लास का एग्जाम्पल है. एस्परजिनस किसका है? तो वो एस्कोमाइसेटिस का एग्जाम्पल है. पक्सिनिया बेसिडोमाइसेटिस का एग्जाम्पल है. और ऑल्टरनेरिया किसका है? 1 का. तो देखो स्टूडेंट्स, मैच हो गया है. अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि ए के साथ 4 किस में है. देखो, तो बी में और सी में ए के साथ 4 है. अब बी पे जाते हैं. बी के साथ 3 किस में है? तो बी के साथ 3 भी है दोनों में. चलो देखते हैं सी में. सी के साथ 2 किस में है? तो वो हमारे पास किस में है? सी में है. तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी. राइट? क्लियर? ओके, तो यहाँ तक हम आज MCQ रखते हैं. नेक्स्ट MCQ हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करेंगे. और एक बात आपको नोट डाउन कर लेनी है कि सैटरडे को आपकी एग्जाम है. लिख दो, सैटरडे को आपकी एग्जाम है. किस चैप्टर की है? तो ग्रेड 12 का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो चैप्टर की आपकी एग्जाम है सैटरडे को. ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय.